हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जमील अख्तर। मैं आपको आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स पढ़ाने आया हूँ और मेरा ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है मेरा यूट्यूब चैनल के लिए। मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अगर कोई भी गलती होगी तो थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। तो हम लोग फोर्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फोर्स फोर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स होता क्या है, फोर्स होता क्या है। दूसरा, मोशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। चौथा, उनके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग ये चार चीजें कवर करने वाले हैं। पहला है हमारा फोर्स। सबसे पहला है फोर्स। हम लोग लोअर क्लासेस में जानते थे कि फोर्स होता है पुश और पुल। एक बॉडी को पुश करो या पुल करो, एक बॉडी को पुश करो या पुल करो, उसको हम लोग फोर्स बोलते थे। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यूटन साहब ने न्यूटन के सेकंड लॉ में हमको एक फॉर्मूला मिला था, F = del P अपॉन del T। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मूवमेंट, ठीक है। बोल सकते हैं लीनियर मूवमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मूवमेंट, क्योंकि ये बॉडी जब स्ट्रेट पाथ में जाता है तब हम लोग ये बात करते हैं, ठीक है। और उन्होंने और एक बात बताया था, ये जो मूवमेंट होता है ना P, उसका फॉर्मूला होता है mv, मास इनटू वेलोसिटी। अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, तो इसके पास कुछ मास होता है, इसके पास कुछ मास होगा और इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा। तब हम लोग यहाँ से मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। P = mv से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला जब हम लोग डेल P में डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? डेल F = del mv बाय del T। और ये डेल क्या होता है? चेंज होता है। डेल का सिंबल किस लिए यूज होता है? जहां पर चेंजेस आते हैं वहां पर डेल का सिंबल यूज होता है। अभी ये तो एक फॉर्मूला आया। अभी यहां से दो बातें आती है। पहली बात, जब मास कांस्टेंट होता है, तब हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है, मास कांस्टेंट है मतलब इस फॉर्मूले से मास बाहर आ जाएगा, वेलोसिटी चेंज होता रहेगा पर मास कांस्टेंट रहेगा। मतलब मास डेल के बाहर आ जाएगा और डेल के अंदर कौन जाएगा? v रहेगा। तो मास बाहर आ गया डेल के अंदर कौन रहा? v बाय del T। अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है वो होता है हमारा एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। कब? जब हमारा मास कांस्टेंट हो। जब मास कांस्टेंट होता है तब फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी जब मास कांस्टेंट ना हो, जब मास कांस्टेंट ना हो, जब मास कांस्टेंट नहीं होता है तब हमारे पास एक फॉर्मूला डिराइव होता है,
एक्चुअली यहाँ पर डेरिवेटिव यूज होता है, हम डेरिवेटिव की जगह में अभी डेल यूज करते हैं। अब तुम लोग जब 11th-12th में जाओगे तब समझोगे डेरिवेटिव क्या होता है। उस जगह में अभी हम लोग डेल यूज करते हैं। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, m इज इक्वल टू डेल v बाय डेल t इज इक्वल टू v इज इक्वल टू डेल m बाय डेल t। अब ये m इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल टी, ये तो हमने पढ़ा अभी, ये m में होता है, प्लस ये कुछ नया क्वांटिटी है, ये कुछ नया है, v इज इक्वल टू डेल m बाई डेल टी, ये कुछ नया क्वांटिटी है। और इस नए क्वांटिटी का नाम है थ्रस्ट फोर्स। इस नया क्वांटिटी का नाम क्या है? थ्रस्ट फोर्स। जैसे कि अगर कभी भी रॉकेट लॉन्च होता है, मतलब जब भी मास वेरी कर रहा होता है, जैसे कि रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है, अगर मतलब जब वो अपना गैस को एग्जॉस्ट करता है, जब अपना गैस को बाहर निकालता है, तब उसका जो फ्यूल होता है वो धीरे धीरे कमता है। इसका मतलब उसका मास धीरे धीरे, रॉकेट का जो मास है धीरे धीरे डिक्रीज होता है, ठीक है। तब वहाँ पर मास तो चेंज हो रहा है, अगर मास चेंज होगा तब यहाँ एक नया क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होता है, v इज इक्वल टू डेल m बाई डेल टी। मतलब किस रेट से हमारा मास चेंज हो रहा है इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ये कुछ बातें थी फोर्स की। फोर्स का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू m। तो मास के लिए क्या हो गया? kg। एक्सेलरेशन के लिए क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट क्या है? kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। और उसको हम लोग न्यूटन भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग न्यूटन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सीजीएस यूनिट क्या हो गया? सीजीएस यूनिट ये हो जाएगा हमारा, kg का हो जाएगा हमारा ग्राम, ये मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर, ये सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग डाइन भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग डाइन भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी फोर्स के बारे में। अभी लेंगे फोर्स। फोर्स नाम क्या क्या है? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स क्या क्या कर सकता है? सबसे पहला, फोर्स कैन चेंज द स्पीड of a body. Force can change the speed of a body. दूसरा, force can change the direction of the body. Direction of the body. Force can change shape of the body. Shape of the body. ठीक है, इतना है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, फोर्स कैन move a rest body or stop a rest body. Stop a rest body. तो क्या क्या हमने लिखा? फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, फोर्स कैन मूव ए रेस्ट बॉडी और कैन स्टॉप द रेस्ट बॉडी। लेकिन तुम्हारे बुक में फोर्स के द्वारा दो मोशन प्रोड्यूस करवाए गए हैं। फोर्स यहाँ पर दो मोशन प्रोड्यूस करता है। सबसे पहला है ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन
और इसको हम लोग लीनियर मोशन भी बोलते हैं, मोशन भी बोलते हैं। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? अगर एक बॉडी है हमारे पास और वो बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा, इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा और ये बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, ये ग्राउंड है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तब हम क्या बोलेंगे, कौन सा मोशन, तब हम क्या बोलेंगे, कौन सा मोशन प्रोड्यूस हो रहा है? ट्रांसलेशन मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। दूसरा, अगर एक बॉडी एक पॉइंट पे फिक्स है, एक पॉइंट पे फिक्स्ड है, फिक्स्ड है मतलब पाइवोटेड है, यहाँ पर ये इसका पाइवोटेड पॉइंट है, पाइवोटेड है यहाँ पर। ठीक है। अगर एक बॉडी यहाँ पर फिक्स्ड है, अगर उसके बाद हम इसके ऊपर एक सुइटेबल पॉइंट पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, तो ये बॉडी क्या करता है? रोटेट करना शुरू होता है। ये बॉडी क्या करता है? रोटेट करना शुरू करता है, और इसको हम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ये बॉडी रोटेट क्यों किया? फोर्स लगा इसलिए, तो ये क्या हो गया? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हो गया। ठीक है। और ये जो मोशन को क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अभी है हमारे पास, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के मतलब नज़रिए से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस तुम्हारे बुक में ये सिंबल यूज नहीं किया गया है, मैं बार बार मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्या? टाउ। अगर मैं टाउ लिखूं, तुम लोग क्या समझोगे? मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर मैं जहां टाउ लिखूंगा, तुम लोग समझोगे क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स लिख रहा हूं मैं। तो टाउ क्या हो गया? एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। सपोज, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसके किसके बीच में है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी समझाता हूं ये डिस्टेंस किसके बीच में होता है। सपोज एक बॉडी है, मैं एक रैंडम बॉडी ले रहा हूं, सपोज ये एक रैंडम बॉडी है, मतलब कोई भी एक रिजिड बॉडी है, ये है उसका पिवोट पॉइंट, पाइवोट पॉइंट है ये इसका, और यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है। ठीक है। ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये हमारा। ठीक है। और मैंने यहां पर एक फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स, और ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन किधर है? इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन किधर है? ऊपर की तरफ है, तो ये लाइन, तो ये लाइन। तो अगर मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास फोर्स है, मेरे पास फोर्स है, और क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस? मैं दो डिस्टेंस बना रहा हूं, और मैं, आप लोग खुद बताना कौन सा डिस्टेंस लेना चाहिए मेरे को। सपोज पहला डिस्टेंस है ये, पहला डिस्टेंस है ये d1, दूसरा डिस्टेंस है ये d2। तो ये दो डिस्टेंस है हमारे पास। इस दो डिस्टेंस से हम लोग कौन सा डिस्टेंस ले कि हमारा टॉर्क निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, हम ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबसे पहली बात तो हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, दूसरा क्या लेना है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सबसे पहले देखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
देखो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इसके बीच का एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस लेना है। अब यहाँ पर दो डिस्टेंस है, अभी दो डिस्टेंस में से हम लोग को पता करना है कि कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये 90 कर रहा है क्या, ये एंगल 90 है क्या, 90 नहीं है, ये एंगल 90 है। तो कौन सा डिस्टेंस लेना है हम लोग को, ये वाला। अगर मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है तो फोर्स है, और इन दोनों में से कौन सा डिस्टेंस लेना है, D1। D2 मेरे को नहीं लेना है, ये वाला लेना है, D1। D1। तो ये है टॉर्क का फॉर्मूला इस केस में, ठीक है। अभी हम लोग यूनिट ऑफ टॉर्क देखेंगे। यूनिट ऑफ टॉर्क क्या है? सबसे पहली बात, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके पास डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन यहाँ पर दो तरीके का है। सपोज एक बॉडी है, वो दो तरीके से घूम सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये है हमारा क्लॉकवाइज, ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव। सॉरी, उल्टा लिख दिया, सॉरी। क्लॉकवाइज, हाँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका दो डायरेक्शन होते हैं। और टॉर्क का यूनिट क्या है, देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन। ये डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, मीटर। तो न्यूटन मीटर, ये उसका एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। सीजीएस यूनिट क्या है इसका, सीजीएस यूनिट क्या है, न्यूटन का हो जाएगा डाइन, मीटर का हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। आज के लिए इतना। समझ में आया होगा तो कमेंट करना।